नमस्कार, मेरा नाम है चंदन सिंह और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर हमारा खास प्रोग्राम कंज्यूमर इज किंग। पॉपुलेशन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ये आलम तब है जबकि हमारी सरकार साल 1952 से ही फैमिली प्लानिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम चला रही है। लेकिन अब इतने सालों के बाद इस ओर कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। हाल ही में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत का फर्टिलिटी रेट 2.2 से घट करके 2 पर पहुंच गया है। ये नंबर सुनने में भले ही मामूली लग रहा हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है और यही वजह है कि आम आदमी से लेकर सरकारी महकमों तक में इसके चर्चे हो रहे हैं। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन नंबरों के ऑफिशियल होने के बाद से कहा जाने लगा है कि इंडिया को अब अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी से फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है। साफ शब्दों में कहें तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड बना रहा तो बहुत जल्द हमारी आबादी नेगेटिव ग्रोथ में नजर आने लगेगी। आखिर सच क्या है, क्या मायने हैं इन आंकड़ों के और क्या सच में हमें पॉपुलेशन घटाने की चिंता छोड़ देनी चाहिए या फिर फैमिली प्लानिंग के तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। पूनम मुटरेजा हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, और हमारे दूसरे गेस्ट हैं संजय श्रीवास्तव जो कि स्ट्रेटेजिक एडवाइजर एंड सीनियर बिजनेस लीडर है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले पूनम जी, जो इन आंकड़ों की बात की जाए, कहा जा रहा है कि काफी उत्साहजनक है। भारत जैसे देश में जहां पर आबादी इतनी तेजी से बढ़ी पिछले कुछ दशकों में, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या माना जाए कि हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं? वाकई हम पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु हमें फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन इश्यूज को साइड बर्नर पे नहीं रखना चाहिए और हमें ना ही कंप्लेसेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी जो है 70% पॉपुलेशन, जो मोमेंटम जिसे हम कहते हैं, जो इंक्रीज होगी वो इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि हमारी एक यंग पॉपुलेशन है। वी हैव 370 मिलियन यंग पीपल हमारी कंट्री में, एंड they are currently or soon will be ready for having children। अगर उनका एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे पे भी हमारी आबादी बढ़ेगी। अभी कुछ साल, एटलीस्ट नेक्स्ट 20 years हमारी आबादी बढ़ेगी। पर ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जा रहा था, ये सब अब सबकी जो लोग ऐसे सोच रहे थे या बोल रहे थे, उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हो रहा। और दूसरा, ये पॉपुलेशन इश्यूज जो हैं बहुत से प्रांतों में इंडिया में अभी भी, बिहार, यूपी, 3 और स्टेट्स हैं जहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि हमारी आबादी वहां से भी बढ़ेगी और हमें इसलिए कोशिश करनी है, सिर्फ आबादी घटाने के लिए नहीं, किंतु मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, ये अभी इंडिया में कम हुई है पिछले 20 सालों में आबादी के साथ साथ। पर हमें फैमिली प्लानिंग में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसी से मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव होंगे, स्पेशली मोर्टालिटी कम होगी। और भी बहुत से कारण हैं कि हमें अभी फैमिली प्लानिंग के ऊपर एकदम कड़ी निगरानी अभी भी रखनी होगी और काम हमें ज्यादा करना होगा ताकि स्टेबलाइजेशन सचमुच हो। और ये जो माइनस ग्रोथ रेट की बात हो रही है, उसमें समय लगेगा अभी। ठीक है, इंडिया को फैमिली प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो संजय जी, कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग को जोड़ करके देखा जाता है महिलाओं से कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं की होती है। और अभी जो ये ट्रेंड है, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि जम्मू कश्मीर में जो 1.4 का आंकड़ा देखने को मिला है, उसकी बड़ी वजह यह है कि वहां पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और वो कहीं ना कहीं उन तरीकों को अपना रही हैं। तो महिलाओं को इसका क्रेडिट दिया जा सकता है। हम जो अगर बात कर रहे हैं कि हम जो तय सीमा होती है 2.1 की, उससे नीचे आए हैं उसके लिए। जी चंदन जी, जरूर। तो जैसा आपने बोला, ये महिलाओं को ऑफ कोर्स श्रेय जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैम ने बोला कि ये सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ कम हुआ है,
तो हमें इसको डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। पर अभी जो जर्नी है वो एटलीस्ट अगले 15 से 20 साल तक कंटिन्यू करनी है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यूअसली कम आएगा, तो भी करीब जो भारत की पॉपुलेशन है कम से कम अगले 15 से 20 साल बढ़ेगी। तो इसमें महिलाओं का बहुत मेजर योगदान रहा है, और जो महिलाओं को एजुकेशन दी गई है, एम्पावरमेंट दिया गया है, और उनकी हेल्थ के बारे में ज्यादा ध्यान दिया है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो आज भी आप जो देखिए, जो अभी सर्वे आया है ओवरऑल, हालांकि जो फर्टिलिटी रेट 2 है, बट अभी भी देखिए कि कई सारे स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह, जिसमें जो एवरेज है वो 2.0 से काफी आगे है। तो हमें, और वो सारे स्टेट वो भी हैं जहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो अगर हम महिलाओं को अपना चैंपियन बनाएं इस मुहिम में, तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। पर जैसे मैं बोलूंगा कि महिलाओं ने 3 तरीके से कंट्रीब्यूट करा है, और जो वेरियस गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से लिवरेज करा है। एक सबसे पहले जो वुमेन एम्पावरमेंट में फोकस हुआ है, काफी साल पहले जो है सेक्स डिटर्मिनेशन क्लिनिक्स ऑफिशियली बंद कर दिया गया, और बहुत जोर लगाकर, वो पहली चीज है। दूसरी चीज जो बहुत क्लियरली फोकस हुआ है कि एजुकेशन का, जो आपने बोला, अगर एजुकेशन होती है तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, और एक्चुअली फैमिली की डिपेंडेंसी सिर्फ एक मेंबर पे कम हो जाती है, तो उससे एक्सपोजर मिलता है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैटरनल एज वेल एज चाइल्ड हेल्थ केयर पे फोकस करना है। तो अगर इन तीनों चीज के लिए हमको, जो महिला ऑलरेडी सशक्त हो गई, उनको और सशक्तिकरण करना है, जिससे कि हम इसी पथ पे जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। ठीक है मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमें महिलाओं को चैंपियन बनाना चाहिए, वो ऑलरेडी उन्होंने निश्चित तौर पर उनको क्रेडिट जाता है, लेकिन पुरुषों की इस मामले में क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है, पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दोनों की जिम्मेदारी है, इक्वल। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पुरुषों की इसमें ज्यादा जिम्मेदारी है। महिलाएं अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। एक तो इट इज वुमन हु इज बायोलॉजिकली एम्पावर्ड बच्चा पैदा करने के लिए, एंड इट इज एन अचीवमेंट, बट इट डज उसके मानसिक, इमोशनल एंड हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे इससे काफी असर पड़ता है। Every pregnancy, any pregnancy can be risky, and it does create बहुत से morbidities, ill health। आगे जाके जब बच्चा पैदा होता है, महिलाओं की ही जिम्मेवारी होती है कि बच्चे की देख रेख करना। पुरुष इसमें भागीदारी नहीं, पहले में नहीं भागीदारी ले सकते, बट बच्चे को देखने में तो, उसकी केयर करने में तो ले सकते हैं। और सबसे इजीएस्ट जो फैमिली प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी महिलाओं पे थोपी गई है। पुरुष ले सकते हैं, परंतु पुरुष NFHS सर्वे 2000 4 का जो सर्वे है, उसमें 50% ऑलमोस्ट मेन कहते हैं ये महिलाओं की जिम्मेदारी है। This is something wrong with our social norms। ये patriarchal norms हैं पुरुष प्रधान देश में, जो हमें बदलने हैं। एक महिला जो स्टेरिलाइजेशन के थ्रू अपनी फैमिली प्लानिंग करती है, स्टेरिलाइजेशन एक पुरुष के लिए 10 मिनट का टाइम लेता है, और बहुत वसेक्टमी में कोई साइड इफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। किंतु सिर्फ 0.4% पुरुष इंडिया में कराते हैं। और क्यों? पुरुष समझते हैं, और ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक मिथ है, कि उनकी विरिलिटी कम हो जाएगी, वो वीक हो जाएंगे अगर कराएंगे वेसेक्टमी। और ये जो मिथ, मिसकंसेप्शन है, हमें दूर करना है।
हमें सिर्फ पुरुषों को जिम्मेदारी देने के लिए हमें बहुत सा प्रयास करना पड़ेगा। एक तो चेंजिंग सोशल नॉर्म, बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, और हमें पुरुषों को फैमिली प्लानिंग और मैटरनल हेल्थ और विमेन्स हेल्थ में पार्टिसिपेट कराना होगा। हमारी जो नीति है, हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो पुरुष को सिर्फ कुछ भी उनके साथ फॉरगेट इंसेंटिव्स, डिसइंसेंटिव्स पर हमें उन्हें इनकरेज ही नहीं करते हैं। हमने 5 में हमने देखा है कि महिलाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ रही है और पुरुषों की कम हो रही है फैमिली प्लानिंग में। तो ये हमें इसके ऊपर बहुत जोर देना है आगे चल के। और फाइनली महिलाओं को डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में पूरी तरह लेनी होगी, और महिलाओं को, जो सबसे पिछड़ी महिला है, गरीब महिला है, इलिटरेट महिला है, हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उनके पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपने जो बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं, बड़े अहम सवाल उठाए हैं। यही सवाल संजय जी के सामने रखते हैं। संजय जी, आखिर कैसे पुरुषों को भी इसमें बराबर की जिम्मेदारी लाने के लिए, उठाने के लिए मनाया जाए, समझाया जाए? क्या कुछ सरकारी कार्यक्रम इसमें चल रहे हैं? क्योंकि चलिए, महिलाएं तो इसके लिए कदम उठा रही हैं, लेकिन पुरुषों के लिए क्या कुछ आगे उन्हें मनाने समझाने के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं? जी जरूर। इनफैक्ट जो अभी करंट स्टेट है उसका काफी श्रेय जैसे हमने महिला वर्ग को दिया है। तो अगर आगे हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो इनफैक्ट जो मेल पॉपुलेशन है उसको जितना अभी कर रहे हैं वो उनसे काफी ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि उनका कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट थ्रू साझेदारी हो। तो इसमें 2-3 की चेंज है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो जो एटीट्यूड एजुकेशन करना है, कि जो ये एटीट्यूड होना चाहिए कि चाहे लड़की हो या लड़का, वो एक्चुअली बराबर है। तो एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कई लेवल पे फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, एटीट्यूडनल चेंज करना है। दूसरी चीज जो करनी है, जो वेरियस स्कीम्स अवेलेबल हैं हेल्थ केयर के लिए, उन स्कीम को यूज करके अगर हम ये चीज उनको कन्वे कर सकें कि अगर हम सबसे ज्यादा फर्टिलिटी तब हाई रहती है अगर हमें चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट हाई होता है। अगर हम ये, और अब डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं कि अगर चाइल्डहुड मोर्टेलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो फर्टिलिटी ऑलरेडी कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी एज और उनकी सर्वाइवल रहेगी। और तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर पुरुष भी आगे होकर अच्छा एम्प्लॉयमेंट लें और लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट लें, जो तीसरी चीज है जो सभी विकसित देश में देख सकती है कि अर्बनाइजेशन के वजह से हर जगह की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुई है। क्योंकि अगर आपको दूसरे तरह के रोजगार मिल रहे हैं और एट द सेम टाइम आपको सर्टेनिटी है और आपको एजुकेशन मिल गई, तो अगर आप इन तीनों चीज पे गवर्नमेंट को एक साथ काम करना पड़ेगा और संग में सोसाइटी को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ दायित्व सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड ऑल ऑफ अस एज इंडिविजुअल, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पूनम जी, एक सवाल जो कि संजय जी ने कही है बात कि शहर और गांव का अंतर, इसी से जुड़ा मैं सवाल लेना चाहूंगा। भारत गांवों का देश माना जाता है, जहां बड़ी आबादी गांव में रहती है, और जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यही बताती हैं कि शहरों में जो आबादी बढ़ने की रफ्तार है वो गांवों के मुकाबले कम है। इस अंतर को पाटा कैसे जाए? क्योंकि जब तक गांवों तक जो है हम अपने फैमिली प्लानिंग के सारे उपायों को नहीं ले जाएंगे, असल जो लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। तो हमें गांव में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि शहर में क्या हुआ है, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है माइग्रेशन के करके, जैसे मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे को जो रूरल एरियाज में है, इट इज
जितना रिमोट रूरल एरिया हो, जितने गरीब हो, जो सबसे पुअरेस्ट क्विंटाइल हैं, वहाँ सबसे कम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पहुंचती हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज ही बहुत खराब हैं और सब कोई भी हेल्थ सर्विस खराब है, सिर्फ फैमिली प्लानिंग नहीं। तीसरा, हमें स्पेसिंग की बहुत जरूरत है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन को स्पेसिंग चाहिए, नॉट स्टेरिलाइजेशन। तो हमें स्पेसिंग में इन्वेस्ट करनी होगी। हमारा जो एक्सपेंडिचर है, ऑलमोस्ट 80% एक्सपेंडिचर स्टेरिलाइजेशन में जाता है, पर हम टेम्पररी मेथड्स पे सिर्फ 4% ऑफ आवर बजट स्पेंड, और ये भी इतना मीगर बजट है, आप मानेंगे नहीं कितना कम है जो हम खर्च करते हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर। इट इज 6% ऑफ द टोटल बजट। तो हमें रूरल एरियाज में सिर्फ फैमिलीज को नहीं, हमें भी, सरकार को भी प्लान करना होगा। और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और बहुत से प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें, फैमिली प्लानिंग इज वन एरिया। सर्विसेज यू कैन सब कॉन्ट्रैक्ट टू प्राइवेट सेक्टर, जहां पे पब्लिक सेक्टर नहीं कर पा रहा है सर्विसेज। तो रूरल एरियाज में हमें ज्यादा जोर देना है स्पेसिंग के लिए। और हमें ये भी है कि हमारे यहाँ अबॉर्शंस बहुत होती है, 16.4 मिलियन, ये 2015 का फिगर है, और ये अंडर रिपोर्टिंग है। रूरल एरियाज में मुश्किल है अबॉर्शन, अर्बन एरियाज में अबॉर्शन ज्यादा आसानी से मिलती है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो मैं इतना बड़ा आंकड़ा बता रही हूँ आपको अबॉर्शन का, दिस इज अ प्रॉक्सी फॉर कॉन्ट्रसेप्शन। इसका मतलब कॉन्ट्रसेप्शन की बहुत जरूरत है। चौथा, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से देश 80 कंट्रीज जो हैं वो दे हैव समथिंग कॉल्ड इम्प्लांट, जो 3 साल से 5 साल तक महिला अपनी मर्जी से ले सकती है, और बहुत पॉपुलर है इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, भूटान में, हमारे नेबरहुड में, और हमारा भी बिहेवियर उनके जैसा ही है। पर ये अवेलेबल नहीं है, और हमने एक इंजेक्टेबल इंट्रोड्यूस किया 30 साल के बाद, और अभी भी हमने बहुत कम डोजेस सप्लाई करी हैं। तो हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। और हमें फाइनली आई वांट टू से कि चाहे वेसेक्टमी हो, चाहे ट्यूबेक्टमी हो, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव्स, इन सब की कमी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक भी महिला गेट्स प्रेग्नेंट विदाउट विशिंग टू और हैविंग एन अनवांटेड चाइल्ड, हमारे यहाँ देखिए रूरल एरियाज में अभी भी 10% एवरेज अनवांटेड फर्टिलिटी है। कोई बच्चा अनवांटेड नहीं होना जी। बिल्कुल। संजय जी, थोड़ी देर पहले चर्चा में आपने जो बात कही उससे जोड़ते हुए बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां की आबादी कुल मिलाकर लगभग 37 करोड़ है। यानी कि अगर परसेंटेज यहां पर हाई है, जो 2.1 से ऊपर का है, तो इसका मतलब है कि हम अभी लक्ष्य से काफी दूर हैं। तो ऐसे में जो जबरन फैमिली प्लानिंग की बात थी, क्या ये चीज अभी हमें छोड़ देनी चाहिए या अभी और जोर देने की जरूरत है इन राज्यों पर? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो जैसे कुछ स्टेट्स ने ये भी प्रपोजल दिया है कि इंसेंटिव होगा स्टेट जॉब्स के लिए, डिसइंसेंटिव होगा अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो ये थोड़ा जो जिस तरह का हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, थोड़ा प्रैक्टिकल यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है, और फिर वो पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है। तो इसके बजाय जो आपने ये जैसे 3 स्टेट्स का एग्जांपल दिया, मैं 2 चीज बोलूंगा जो करनी चाहिए, जहां पे इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। एक तो मोर लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, जिससे कि लोगों को, अगर वहां पे अभी क्या है कि जब लोग फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, तो वो भी एक फर्टिलिटी का इशू है। जो अगर आप इसके कंपैरिजन में जो आप वेल डेवलप्ड स्टेट्स देखेंगे, तो जहाँ पे फर्टिलिटी रेट काफी कम है, आप देखेंगे कि वहां पे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं।
दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, और ये जो 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे देखिए काफी एग्रीकल्चर के हिसाब से भी काफी फर्टाइल स्टेट्स हैं, तो अगर यहाँ पे हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें, यहाँ पे जैसे हम लेवरेज कर सकें जो बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम आ रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे मेक इन इंडिया है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, तो अगर हम ये मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस है उसको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी से लिंक कर देंगे, तो लोगों का जो एवरेज सैलरी और जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो इस वजह से हमको कोशिश ये करनी है कि ये सारा भारत अर्बन इंडिया में नहीं आ जाए, हमें एक भारत और इंडिया जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में कैसा समन्वय हो, और जो ग्रोथ अर्बन इंडिया ने ऑलरेडी देखी है, चाहे वो आईटी सर्विसेज में हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज में हो, वही ग्रोथ अब हमें भारत या रूरल इंडिया में ले जानी है। पूनम जी, अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो एक आंकड़ा कुछ दिनों पहले यह भी आया था कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इसे बहुत स्वागत योग्य आंकड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में जहां महिलाओं की जो घटती दर थी वो बहुत बड़ा चिंता का सबब बनी हुई थी। तो ऐसे में माना जाए कि जो सरकारी योजनाएं हैं कहीं ना कहीं उनका असर देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, अगर ये आंकड़े सही हैं, देखिए एनएफएचएस से हम इंटरप्रेट इतना नहीं कर सकते, बट वी हैव टू वेलकम द पॉसिबिलिटी। आई टोटली एग्री विद यू, पर हमें सेंसस के लिए वेट करना होगा, क्योंकि मैंने देखे ये जो आंकड़े आए हैं 1020 women for 1000 men, ये बहुत से विकसित देशों में नहीं हो पाया, और इस समाज में जहाँ पे हम लोग, जबकि क्लिनिक्स बंद हुए हैं, फिर भी सेक्स सिलेक्शन जारी है, कंटिन्यू कर रहा है। और इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि सेक्स रेशियोज एट बर्थ्स बहुत कम डिक्लाइन हुआ है, बट इट्स अ वेरी वेलकम डिक्लाइन। पर ये जो फिगर्स कहाँ से आए मुझे अभी समझ नहीं आई। हमको हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कहा है, एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा है, वी शुड वेट फॉर द सेंसस, बट एनी पॉसिबिलिटी शुड बी वेलकम्ड। और महिलाओं का सशक्तिकरण तो हुआ है, जैसे पहले भी बोला गया कि महिलाओं को चाहे जनधन योजना हो, चाहे महिलाओं को एजुकेशन लिटरेसी रेट्स इंक्रीज हुए हैं, एज एट मैरिज इंप्रूव हुई है, अभी बहुत काम करना है इसमें। बट और सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं अब उनकी एस्पिरेशंस बदल गई हैं। पहले महिलाएं सिर्फ डिपेंड करती थी, उनके हस्बैंड, मदर इन लॉ और कम्युनिटी क्या उनके लिए डिसाइड करती थी। अभी ये जाहिर है कि महिलाएं, विमेन अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर रही हैं, और महिलाओं को दिए गए कुछ राइट्स, बट महिलाओं ने लिए हैं अपने लिए राइट्स। मैं महिलाओं को क्रेडिट देना चाहूंगी कि उनकी एस्पिरेशंस बदल गई हैं, उनके एक्शंस बदल गए हैं, और महिलाओं को ये भी कम्युनिटीज ने ये भी देख लिया, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों ने भी। अब बिकॉज कम्युनिकेशन और मीडिया इतना पहुंचता है इवन पिछड़े हुए इलाकों में, तो परिवार देख लिए हैं, गरीब परिवार, और के बेटर ऑफ लोग कैसे रहते हैं, वो कम बच्चे करते हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो इससे भी सहानुभूति मिली होगी कि कुछ महिलाओं या परिवारों ने कम सेक्स सिलेक्शन किया है पहले से, पर इतने आंकड़े मुझे समझ नहीं आए कैसे हुए हैं। और मैं ये फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि आने वाले समय में हमें सेंसस पर नजर रखनी होगी, जिससे कि असल आंकड़े मिल पाएंगे। फिलहाल संजय जी, अगर बात की जाए कि भारत में जैसे रीप्रोडक्शन का जो लेवल है उससे कम हो गए हैं, एक खतरा ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जैसे कि कई विकसित देशों में है। वैसा हो सकता है? आपको क्या लगता है कितने दशकों में हम उस स्तर तक पहुंच पाएंगे? जी, तो चेतन जी देखिए, अगर आप यूएनओ का प्रोजेक्शन देखेंगे तो उनके हिसाब से हमारी पॉपुलेशन का पीक 2065 में है, बट वो जो ये सारे इम्प्रूवमेंट हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 20 साल है जब तक इंडिया की पॉपुलेशन जो है पीक होगी। तो अगले
कम से कम, और अगर वो पीक होगी उसके बाद भी लोग आएंगे बिफोर वो सीनियर सिटीजन बनते हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम हमारे पास 25 से 30 साल है, जहां अगर हम एक तरफ ये फैमिली प्लानिंग और प्लान्ड ग्रोथ कर सकते हैं, तो आप देखिए इंडिया जो है उसमें जो एम्प्लॉयबल यूथ है वो सबसे ज्यादा होने वाला है एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये साफ आपका कहना है कि अभी फिलहाल हमें कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम होने जा रही है। अगले 20 साल में ऐसा होगा, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। तो फिलहाल परिवार नियोजन करना है, परिवार को छोटा रखना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है और रोजगार को बढ़ावा देना है। सरकारों को, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस पर ध्यान देना है। बहुत शुक्रिया पूनम जी आपका और संजय जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।